Okay, business services 2. Introduction. Importance of commerce is increasing in present time. In commerce, apart from trade, banking is considered as its auxiliary services. अब कॉमर्स में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. जो कॉमर्स में जो बिजनेस है, जो फील्ड है, उसमें धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं. तो उसमें जैसे कि ट्रेड में जितना इंक्रीज हो रहा है, कुछ डेवलपमेंट हो रहा है ट्रेड सिस्टम में, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, वैसे ही इसमें बैंकिंग भी लिंक है उसके साथ. अब उसमें भी बहुत सारे एडिशनल सर्विसेज हमें मिलते हैं. बैंकिंग इंडस्ट्री इज़ वेरी यूजफुल टू इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड अदर फील्ड्स इन एडिशन टू ट्रेड. अब बैंकिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ही हेल्पफुल है सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए, देन एग्रीकल्चर्स के लिए, देन और दूसरे बहुत सारे सोर्सेज है जिसको ये जो बैंकिंग है वो बहुत ही हेल्पफुल है. द इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ बैंकिंग इज कॉल्ड अ बैंक. अब एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमें, उसे हम बैंक कहते हैं. द फर्स्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड इन जेनेवा इन द ईयर 1407. अब सबसे फर्स्ट पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट जो बैंक खुला गया था वो था जेनेवा में. कौन से ईयर में? 1407 में. द वर्ड बैंक इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड बैंको. अब जो बैंक जो वर्ड है वो कहाँ से हमें मिला है? वो है इटालियन वर्ड बैंको से. देन एविडेंसेस ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द बैंक आर ऑल्सो फाउंड इन द एंशिएंट टाइम. अब इसके कुछ एविडेंस भी हमें मिले थे एशियन टाइम में कि बैंक भी तब बैंक की कुछ एक्टिविटीज़ हुआ करती थी. दिस वर्ड एमर्ज इन द रोमन एम्पायर वेयर द मनी लैंडर्स नोन एज मैकेला used to establish their small temporary shops on a long bench called as banco within a closed fence. The word banco and bank have been derived from this. अब रोमन एम्पायर में जब था तब मनी लैंडर्स यानी जो उधार में पैसे दूसरों को देते थे वो उसको क्या कहते थे? माकेला. देन वो धीरे धीरे एक एस्टैब्लिशमेंट किया, उन्होंने टेम्पररी एक शॉप बनाया जहाँ पर वो दूसरों को लोन्स देते थे. अब उसको उन्होंने क्या नाम दिया था? बैंको. अब धीरे धीरे उसे क्लोज्ड फेंस यानी एक छोटे से एरिया में उसे क्लोज किया गया था. अब उसके बाद जो वर्ड बैंको है उसे हमने क्या कर दिया था? बैंक. उसी से हमें बैंको से भी दूसरा वर्ड क्या मिला? हमें बैंक मिला. मीनिंग, अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, bank is an institute which collects deposits in order to lend them with the condition to return it at the end of the fixed term or whenever it is demanded. अब बैंक यानी एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पर आप आपके जो भी आपके पास पैसे हैं वो आप वहाँ पर डिपॉजिट करते हो, जमा करवाते हो, या फिर आप कुछ भी लेंड करते हो यानी लोन लेते हो. उसके भी एक कंडीशन होता है कि जैसे कि आपने कोई लोन लिया हो वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा तो 2 to 3 मंथ्स के लिए, देन लॉन्ग टर्म होगा तो आप कहोगे कि फर्स्ट 1 या 2 ईयर के बाद में आपको इसका जो फिक्स्ड पूरा जो अमाउंट है वो मैं आपको दे दूँगा. वैसे ही बैंक में जो भी हम पैसे जमा करते हैं उसका एक तो कुछ फिक्स डिपॉजिट, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट आपने ओपन किया हो तो उसमें ऐसा होता है कि 5 ईयर्स या फिर 6 ईयर्स के बाद आपको जितने भी उसमें पैसे होते हैं वो आपको रिटर्न में फिर से वो लौटा देते हैं. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब भी हमारा मन कहे तब हम उस जगह पर जाके उस बैंक में से हमारे जो पैसे हैं वो हम विड्रॉ कर सकते हैं. देन सेकेंड इज द इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ बैंकिंग इज कॉल्ड बैंक. अब ऐसा कोई इंस्टीट्यूट जो बैंकिंग की सर्विसेज देता हो, जैसे डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना, ATM कार्ड्स देना, कुछ बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ होती हैं जो बैंक हमें देते हैं, उन सब बैंकिंग के लिए उसे हम बैंक कहते हैं. देन फंक्शंस. अब बैंक के फंक्शंस क्या है? फर्स्ट इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सर्विसेज बैंक परफॉर्म्स अदर एक्टिविटीज़ टू. अब सिर्फ डिपॉजिट यानी सिर्फ जमा करने का ही काम नहीं करते वो पैसे को, वो दूसरे भी बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, एक्टिविटीज़ होते हैं जो उनके साथ वो करते हैं. सेकेंड इज टू इन्वेस्ट और लैंड मनी. हम वहाँ पर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और लोन भी ले सकते हैं. But in the present time a bank does other functions too. और अभी तो जो न्यू जनरेशन जो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है बैंकिंग में, तो और दूसरे बहुत सारे भी फैसिलिटीज़ हमें देते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस बैंकिंग सर्विसेज हैज़ बीन डेवलप्ड वेरी वेल एंड वेराइटी इज़ फाउंड
इट्स सर्विसेज टू। अभी जो मैंने आपको कहा कि डेवलपमेंट जैसे इंक्रीज हो रहा है तो उसमें बहुत सारे सर्विसेज भी हमें एडिशनल सर्विसेज दिए जा रहे हैं। There is an immense growth in the service offered by bank and the focus is on customer। अब immense growth यानी धीरे धीरे बहुत ही अच्छे से ग्रेजुअली जो ग्रोथ हो रही है सर्विसेज में, वो सिर्फ किसके लिए, सिर्फ कस्टमर्स के लिए ही। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल फंक्शन ऑफ बैंक। अब हमें उसके जो फंक्शंस हैं उसको हम लिस्ट बनाए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फंक्शंस ऑफ बैंक कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मेन फंक्शंस एंड सब्सिडरी फंक्शंस। दे आर एज गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। अब उसके जो दो डिवीजन हमने कर दिए हैं, मेन फंक्शंस एंड सब्सिडरी, यानी मेन फंक्शन जो उनको करना ही है, जो इम्पोर्टेंट ही है, और सब्सिडरी यानी वो एडिशनल हमें कुछ भी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हम इसके बाद वाले पेज में पढ़। ओके, नाउ मेन फंक्शन एंड सब्सिडरी फंक्शन। मेन फंक्शन में फर्स्ट टू एक्सेप्ट और कलेक्ट डिपॉजिट, यानी हम जो पैसे उनको देते हैं उनको कलेक्ट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, यानी वो हम ही भरते हैं कि हाँ आप हमारे बैंक में ये डिपॉजिट कर सकते हो। देन सेकंड इज़ टू लेंड मनी, यानी हमें लोन लेने के लिए भी वो फैसिलिटीज़ देते हैं कि हम बैंक से लोन भी ले सकते हैं। देन टू इन्वेस्ट मनी, यानी इन्वेस्ट मनी यानी कुछ ऐसे स्कीम्स होते हैं जिससे हम वहाँ पर हमारे पैसे जो है वो वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, डालेंगे, उसके बाद हमें उसमें से जो भी प्रॉफिट मिलता है वो हम अर्न कर पाएंगे वहाँ से। टू डू इनर बैंकिंग ट्रांसैक्शन, इंटर बैंकिंग ट्रांसैक्शन यानी एक बैंक से दूसरे बैंक में हमें जैसे मेरे पास 50,000 रुपीज़ है, अब मुझे वो एक बैंक से जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा से मुझे SBI यानी स्टेट बैंक में ट्रांसफ़र करना हो तो उसकी भी फैसिलिटीज़ वो मुझे देते हैं। देन सब्सिडरी फंक्शंस यानी उसके अलावा दूसरे भी फंक्शंस जो है, टू लुक आफ्टर द फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन ऑफ द कस्टमर, यानी फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन यानी उनका जो पूरे साल में कितना जो भी उन्होंने डिपॉजिट किया है या विड्रॉ किया है, जो भी ट्रांसैक्शंस किए उनके वो रिपोर्ट रखते हैं। टू डू ट्रांसैक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अब हमें जैसे यहाँ से इंडिया से मुझे कहीं और जाना हो, जैसे कि मैं एग्जांपल दुबई जाना हो, तो वहाँ से वो मुझे इंडियन और दुबई में जो करेंसी है वो एक्सचेंज करके देंगे। टू इशू लेटर ऑफ क्रेडिट, अब मुझे क्रेडिट के लिए यानी मुझे थोड़ी देर के लिए मुझे उधार चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लोन चाहिए तो वो मुझे वो भी देंगे फैसिलिटीज़। टू इशू ट्रैवलर चेक्स, यानी एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी जगह पर मुझे ट्रांसफ़र होना हो तो उसके लिए वो ट्रैवलर चेक भी मुझे प्रोवाइड करेंगे। टू प्रोवाइड ड्राफ्ट सर्विसेज, ड्राफ्ट सर्विसेज यानी एक ऐसी सर्विस जो ज़्यादातर गवर्नमेंट के वर्क में होता है, जैसे 25 रुपीज़ 50 रुपीज़, उसकी भी मुझे फैसिलिटीज़ वो देते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्रेडिट ऑफ अ पर्सन एसोसिएटेड विद द बैंक, अब वो मुझे दूसरे भी क्रेडिट फैसिलिटीज़ देते हैं दूसरे बैंक के साथ लिंक करके कि आप इसको भी दूसरा बैंक भी आपको हेल्प कर सकता है, वैसी वो फैसिलिटीज़ हमें देते हैं। देन टू प्रोवाइड सर्विसेज एज एन अंडरराइटर, अब अंडरराइटर यानी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो शेयर्स जो सोल्ड हुए नहीं हैं, जो अनसोल्ड शेयर्स है उसको भी वो लेने के लिए हमें अलाउ करते हैं कि आप जो ये नहीं बेचे गए हैं वो जो शेयर्स होते हैं वो बैंक अपने आप ले लेता है, देन वो दूसरों को सेल करते हैं कि ये जो शेयर्स है वो आप ले सकते हो। टू प्रोवाइड अदर रिलेटेड सर्विसेज सच एज ATM, डीमार्ट, सेफ डिपॉजिट, वॉलेट एक्सेट्रा, अब दूसरे जो फैसिलिटीज़ देते हैं जैसे ATM देना, देन डीमार्ट यानी जो आप शेयर्स खरीद रहे हो या बेच रहे हो उसके लिए एक अलग से एक अकाउंट बनता है जो है डीमार्ट कहा जाता है, उसकी फैसिलिटीज़ आपको देते हैं। देन सेफ डिपॉजिट वॉलेट यानी अलग अलग फैसिलिटीज़, जैसे अभी आप देखते हो कि अभी जितना डिजिटल होने लगा है तो आपको जैसे पे वॉलेट है, फ़ोन पे है, तो ये सब क्या है, ये बैंक थ्रू ही हमें फैसिलिटीज़ मिल रही है क्योंकि ये जो भी एप्लीकेशंस हम लेते हैं वो बैंक से ही जुड़ी हुई है क्योंकि उसके साथ हमें लिंक करना ही पड़ता है। देन नाउ इन डिटेल वी विल लर्न दैट मेन फंक्शन ऑफ बैंक। Main functions of bank. First is to accept or collect deposit. बैंक accept some surplus amount as deposit. Surplus amount यानी एक साथ वो lump sum या ऐसे amount, surplus यानी पॉजिटिव में हमेशा जैसे कि 10,000 5,000 वो डिपॉजिट करने आते तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। द बैंक पेज इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर होल्डर, अब
जो भी हम बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं उसमें हमें इंटरेस्ट लगता है, वो इंटरेस्ट हमें वो डिपॉजिटर होल्डर यानी जो डिपॉजिट कर रहे हैं उसको वो फैसिलिटीज़ वो इंटरेस्ट मिलता है। द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंक इज टू मेंटेन ट्रस्ट ऑफ द डिपॉजिट होल्डर और द कस्टमर वो इन्वेस्ट मनी इन द बैंक। अब दूसरी भी बिगेस्ट उनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जिन्होंने उन पर ट्रस्ट करके वहाँ पर उनके बैंक में जो भी पैसे रखे हैं, इन्वेस्ट किए हैं, उन सबको उनका देखभाल करना पड़ता है कि उनको ठीक से वो फैसिलिटी सारी प्रोवाइड हो। बैंक एक्सेप्ट वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट एज पर डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। अब वो अलग अलग जो टाइप्स के डिपॉजिट होते हैं वो रखते हैं और सभी के अलग अलग इंटरेस्ट के रेट्स भी लगते हैं। जैसे बैंक मेनली एक्सेप्ट 4 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। 4 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट होते हैं। फर्स्ट इज सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स टर्म अकाउंट। ये 4 टाइप्स ऑफ जो डिपॉजिट्स है वो हमें प्रोवाइड करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं। अब उसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में पीछे हमें बैंक्स अकाउंट के अलग टॉपिक है जिसमें हम डिटेल में ये चारों के चारों सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स टर्म अकाउंट हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन सेकंड इज टू लेंड मनी यानी लोन लेना, यानी बैंक हमें लोन प्रोवाइड करते हैं। बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट थ्रू डिफरेंट अकाउंट्स। Thus, the bank lends money to borrower which it has collected as a deposit from different accounts. अब जो हम पैसे जो डिपॉजिट करते हैं उसी पैसों से वो दूसरे व्यक्तियों को क्या देते हैं, लोन देते हैं। बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड प्रोवाइड इंटरेस्ट टू द डिपॉजिट होल्डर। अब हम जब डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमें कहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है, हमें वहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है। जो भी पर्सन बैंक में लोन लेने आ रहा है वो लोन तो दे रहे हैं पर उसके पास से वो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मांग रहे हैं और वो जब देते हैं वो इंटरेस्ट उनको वही जो इंटरेस्ट होता है वो फिर से जिसने डिपॉजिट होल्डर है यानी जिसने वहाँ पर बैंक में सेविंग अकाउंट बनाया हो या करंट अकाउंट उनको वो प्रोवाइड करते हैं। द बैंक lends money to the needy people at a higher rate of interest than it pays to deposit holders। यानी जो वहाँ पर नीडी पीपल यानी जो लोन लेने आए हैं उनके पास से वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और जो लोन लेते हैं वो जब वो इंटरेस्ट हाई पे करते हैं बैंक वालों को फिर से वही इंटरेस्ट वो किसको देते हैं, जो डिपॉजिट होल्डर यानी जिनका वहाँ पर अकाउंट्स होते हैं उनको वो इंटरेस्ट फिर से लौटा देते हैं। द बैंक गेन्स प्रॉफिट फ्रॉम द डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब वो सभी अकाउंट्स को अलग अलग इंटरेस्ट देते हैं जिससे क्या होता है उनको भी प्रॉफिट होता है। द बैंक लैंड मनी एज पर द गिवन बिलो। अब इसमें 2 टाइप्स है कि इन दोनों में वो क्या करते हैं, लोन देते हैं थ्रू अ लोन यानी लैंड मनी यानी वो लोन देते हैं। अब उसमें फर्स्ट है कि लोन दे के। अब लोन कैसे देते हैं, द बैंक प्रोवाइड्स लोन फॉर आइदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अब लोन्स वो लॉन्ग टर्म के लिए यानी 1 to 2 years के लिए या फिर शॉर्ट टर्म यानी 3 to 6 months के लिए। In some kind of loans, hypothecia is necessary, while in some kind of loans, hypothecia is not necessary। अब hypothecia यानी मॉर्गेज यानी कुछ भी हमें वहाँ पर डिपॉजिट करना पड़ता है, जैसे कि हमें वहाँ पर गिरवी रखना पड़ता है, जैसे कोई गहने कोई रखेगा, कोई लैंड के डॉक्यूमेंट्स रखेंगे तो हमें वहाँ पर कुछ ना कुछ गिरवी रख के ही वो हमें लोन देंगे। पर कोई ऐसी जगह पर होती है, ऐसी भी कुछ लोन्स के स्कीम्स होती है जहाँ पर कुछ भी मॉर्गेज यानी हमें कुछ भी वहाँ पर गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, फिर भी वो हमें लोन दे पाएंगे। Such loans are provided to either businessman or an individual or industrialist against which the bank demands for guarantee। अब कोई ऐसे भी ये किससे मॉर्गेज यानी किसके पास से गारंटी मांगते हैं, जैसे कोई बिजनेसमैन है या फिर कोई इंडिविजुअल हो या फिर कोई इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उनके पास से वो गारंटी मांगते हैं कि आप ये जो पीरियड ख़त्म होगा उसके बाद हमें ये पूरा जो इंटरेस्ट है वो हमें आप पे कर दोगे। इन द प्रेजेंट टाइम लोन, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, कैश क्रेडिट, मशीनरी लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन एक्सेट्रा आर अवेलेबल। ये लोन की लिस्ट दी गई है कि कौन कौन से लोन अभी हमें जो प्रोवाइड करते हैं बैंक्स। देन सेकेंड इज बाय ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट।
अब ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट यानी क्या? इफ अ करंट अकाउंट होल्डर विड्रॉज मनी मोर amount than the balance of that account for predetermined limit and short duration of time, it is called overdraft. अब ओवरड्राफ्ट यानी वो जो करंट अकाउंट में ही होता है। करंट अकाउंट यानी जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए ये अकाउंट ज़्यादातर खुला गया होता है, जहाँ पर वो जब चाहे तब वो डिपॉजिट कर सकते हैं, जब चाहे वो विड्रॉ भी कर सकते हैं। अब उसमें ओवरड्राफ्ट यानी क्या? ड्राफ्ट यानी उनके पास जितने पैसे हैं, जैसे कि 10,000 रुपीज़ उनके बैंक में है, अब उनको 10,000 नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा उनको जैसे कि 15,000 रुपीज़ चाहिए उनको, जो बैंक में डिपॉजिट करने गए थे करंट अकाउंट में, उनके पास बैंक में बैलेंस कितना है? 10,000 और उनको चाहिए 15,000, तो जो 5,000 जो एक्स्ट्रा उनको चाहिए उसे ही कहते हैं ओवरड्राफ्ट, यानी वो बैंक के पास से एक्स्ट्रा 5,000 रुपीज़ उनके पास से मांग रहे हैं, उसे ही कहते हैं ओवरड्राफ्ट। अब उसके बाद उनको वो शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है ओवरड्राफ्ट। द ड्यूरेशन ऑफ ओवरड्राफ्ट इज शॉर्ट। अब उसके लिए जो ड्यूरेशन होती है वो बहुत ही छोटी होती है। बट व्हेन द ड्यूरेशन इज प्री डिटरमाइंड देन इट इज़ नोन एज कैश क्रेडिट। अब पहले से डिसाइड किया गया है कि इतना ही रुपीज़ मैं आके आपके पास से लेके जाऊंगा, तब उसे कहा जाता है कैश क्रेडिट। देन थर्ड इज टू इन्वेस्ट। द बैंक कैन नॉट गेट बेनिफिट इफ it is not able to invest and lend the amount of capital deposit of the bank. अब इन्वेस्ट यानी जो भी बैंक में जो पैसे होते हैं वो किसी और को वो लोन के थ्रू या फिर कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं। An important work of bank is to invest this amount at some secure place and with proper calculation. अब जो बैंक होते हैं वो जो ये पैसे जो हम डिपॉजिट करते हैं वो इस अमाउंट को कहीं ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं जो बहुत ही सिक्योर हो, और सेकेंड थिंग बहुत ही अच्छे से प्रॉपर कैलकुलेशन करने के बाद ही वो इन्वेस्ट करते हैं। The bank has to invest some percentage of total deposit in the government securities according to the rules of RBI on which the rate of interest is low. अब RBI के रूल्स के हिसाब से किसी भी बैंक को एक परसेंटेज दिया जाता है जिससे उसे टोटल डिपॉजिट्स जो भी पूरे बैंक में आया है उसमें से 2% या 3% जो भी परसेंटेज उनको दिया गया हो वो परसेंटेज उनको किसी न किसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, और जिसके लिए उनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ही कम होता है। इट इज़ इनविटेबल फॉर अ बैंक टू गेट इंस्टेंट कैश बाय विड्रॉइंग इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी और सम एक्सीडेंटल सिचुएशन। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बैंक को बहुत ही शॉर्ट टर्म में या फिर इमरजेंसी में पैसे उठाने पड़ जाते हैं, विड्रॉ करने पड़ते हैं, तब ये सिचुएशन इम्प्लीमेंट होती है। और बैंक मेजरली इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और इन अदर फाइनेंशियली कैपेबल यूनिट्स। अब या फिर तो बैंक गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ में ही इन्वेस्ट करते हैं या फिर एक ऐसे यूनिट्स जहाँ पर वो पूरे सिक्योरिटी से और पूरे भरोसे से वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ फोर्थ वन इज टू डू इंटर बैंकिंग ट्रांसैक्शन। वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ बैंक इज इंटर बैंकिंग। एवरी बैंक sometimes faces shortage of money for a very short duration of time, even less than 24 hours. At this time, unused money in a bank is provided to the needy bank. This agreement is made by an agency appointed by SBI, Central Bank, means RBI. In this way, the process of lending or borrowing money is completed through the central bank. सेंट्रल बैंक यानी RBI की बात की जा रही है। द lender or the borrower does not come into direct contact with each other. The problem of bank for that particular time is solved. Thus, when the bank gets the demanded amount instantly, it is called money. The interest has to be paid on the received money. This rate of interest is determined on the basis of demand and supply, and it is called a call money rate. अब कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक में थोड़े वक्त के लिए या फिर 24 आवर्स से भी छोटे वक्त के लिए शॉर्टेज हो जाता है मनी के लिए, क्योंकि वहाँ पर लोन लेने आएगा कोई पर्सन, उनके पास पैसे ना हो, तो तब वो क्या करते हैं, किसी और बैंक से
या फिर वो डायरेक्ट आरबीआई से पैसों के लिए अरेंजमेंट करते हैं और उसके बाद वो डायरेक्ट उनको दे देते हैं। एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट करके एक दूसरे से मनी लेंड और बोरो कर लेते हैं। अब उस समय जो फटाफट डिमांड के हिसाब से उनको इंस्टेंटली मनी आ जाता है उनके पास, तो उसे कॉल मनी कहा जाता है। और जो इंटरेस्ट उनको पेड रिसीव होते हैं दूसरे पर्सन से, तब उसे क्या कहा जाता है, एक स्पेसिफिक उनको रेट दिया जाता है। उस रेट के हिसाब से डिमांड और सप्लाई दोनों देखते हैं, उस रेट को कहा जाता है कॉल मनी रेट। नाउ मनी, अब सब्सिडरी फंक्शंस ऑफ बैंक, ये हमने पहले फर्स्ट मेन फंक्शंस पढ़े जो है 4 पॉइंट्स। फर्स्ट इज टू एक्सेप्ट कलेक्ट डिपॉजिट, सेकेंड टू लेंड मनी बाय ओवरड्राफ्ट, थर्ड इज टू इन्वेस्ट और फोर्थ इज टू डू इंटर बैंकिंग ट्रांसैक्शन। अब सब्सिडरी फंक्शंस ऑफ बैंक यानी उसके अलावा दूसरे जो फंक्शंस जो बैंक हमें प्रोवाइड करते हैं, उसमें फर्स्ट इज टू लुक आफ्टर द फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन ऑफ द कस्टमर। हमें उनके जो भी फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन जो होते हैं, जो डिपॉजिट करते हैं हम, यानी नॉर्मल पर्सन जो बैंक में जाते हैं, अपने पैसे जो डिपॉजिट करते हैं उनके पास जमा रखते हैं, उनके पूरे साल के वो फाइनेंशियल सब कुछ चेक करते हैं। ट्रांसैक्शंस क्या आया है, क्या गया है, जितना उन्होंने सेव किया है, कितना विड्रॉ किया है, कौन से ट्रांसैक्शन किसके साथ किया है, वो सब कुछ रिकॉर्ड वो रखते हैं। अ बैंक हैज़ मेनली 2 टाइप्स कस्टमर, डिपॉजिटर एंड बोरोवर्स। एक डिपॉजिट करने आता है और एक बोरोवर यानी जो लोन लेने आता है। सच कस्टमर्स डू देयर फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन थ्रू बैंक। अब वो जो भी ट्रांसैक्शंस होते हैं वो बैंक थ्रू करते हैं। When a customer writes a check in favor of other person, then the money is paid to that person by bank on behalf of the person who has written the check. अब ये एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे कि चेक है, मुझे किसी को चेक थ्रू पेमेंट करना हो तो मैं कहाँ पर जाऊँगी, बैंक में ही जाऊँगी, बैंक में ही वो चेक मैं डिपॉजिट करने वाली हूँ। In the same way, when a person receives a check from the other person, the bank collects money from the person who has written the check on behalf of the person who has received the check. अब मैंने किसी और को दिया वो चेक, तो वो चेक लेके वो डिपॉजिट करने कहाँ पर जाएगा, बैंक के पास जाएगा, और बैंक वाला जो है उसको उतना ही डिपॉजिट उसके हाथ में देगा। तो उसके लिए भी उसे कहाँ पर जाना पड़ता है, बैंक में। इन प्रेजेंट टाइम अ बैंक परफॉर्म्स डिफरेंट टास्क ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स सच एज पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अदर अकाउंट्स। अब बैंक जो है दूसरे भी परफॉर्मेंस करते हैं थ्रू, अब आप अभी देख सकते हो कि आप अभी डायरेक्ट आपके फ़ोन से किसी को भी इलेक्ट्रिक बिल जो है वो आप पे कर सकते हो। देन कोई भी बिल हो, फ़ोन के बिल हो, वो भी आप डायरेक्ट थ्रू किससे कर रहे हैं, डिजिटली किसी भी ऐप से। बट वो ऐप जो है वो किसी ना किसी थ्रू बैंक से तो कनेक्ट है ही, क्योंकि आप बैंक से ही पेमेंट करने वाले हो। वो आप फ़ोन से कर रहे हो पर उसका जो ट्रांसैक्शन है वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है बैंक की बुक में, यानी वो किसी ना किसी थ्रू बैंक से कनेक्ट होता ही है। और ये सारे जो फैसिलिटीज़ है वो हमें कौन दे रहा है, बैंक। देन सेकेंड इज टू डू ट्रांसैक्शन एसोसिएटेड विथ फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज के साथ, यानी फॉरेन में हम कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस समय जो भी हमें पैसे चाहिए फॉरेन के, यानी जैसे मुझे अमेरिका में जाके करना है तो यूएस डॉलर मुझे चाहिए होगा, तो यूएस डॉलर मुझे कहाँ से मिलेगा, बैंक से। Nowadays, import-export business is done compulsorily through bank. Foreign exchange is required for import-export business. The bank, which has obtained permission from the central bank, performs the task related to foreign exchange and provides services and receives the document related to foreign trade. अब बैंक को भी परमिशन दिया गया है, उनके पास एक परमिशन है सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई ने उनको ये फैसिलिटीज़ दी गई है, उनको परमिशन दी गई है कि जो भी एक फॉरेन एक्सचेंज होगा, इंपोर्ट हो या फिर एक्सपोर्ट हो, उनको वो सारा सर्विसेज वो प्रोवाइड करेंगे, अब वो डॉक्यूमेंट के रिलेटेड हो या मनी रिलेटेड हो। देन थर्ड वन, टू इशू लेटर ऑफ क्रेडिट। अब लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ अ लेटर रिटन बाय वन बैंक एड्रेस टू द अदर बैंक। लेटर ऑफ क्रेडिट यानी एक बैंक जो दूसरे बैंक को लेटर दे रहा है बैंक के ट्रांसैक्शन के लिए। द बैंक इंश्योर्स दैट द पेमेंट ऑफ सर्टन अमाउंट एंड एट अ सर्टन टाइम बाय द पर्सन मेंशन इन दिस लेटर।
अब उसमें एक टाइम लिमिट दिया जाता है, एक पर्सन का नेम दिया जाता है, बैंक का नेम दिया जाता है, उस समय पर ही उसके पास वो फैसिलिटीज़ पहुंच जाए. द बैंक कलेक्ट्स सर्टन डिपॉजिट फ्रॉम द रिस्पेक्टेड पर्सन बिफोर इशूइंग द लेटर ऑफ क्रेडिट, और द बैंक gets guarantee डिपॉजिट फ्रॉम द रिस्पेक्टेड पर्सन बिफोर इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट. यानी जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने से पहले उनके पास से वो सर्टन अमाउंट ले लेते हैं और बाद में उनको गारंटी देते हैं कि ये सेम अमाउंट आपको फिर से रिटर्न हो जाएगा. द अमाउंट मेंशन इन द लेटर ऑफ क्रेडिट इज पेड एट द फिक्स टाइम टू द पर्सन whom द बैंक हैज़ इंश्योर्ड फॉर द सेम. अब उनको फिक्स्ड एक टाइम दिया जाता है, उसी टाइम के हिसाब से उनको जो पैसे हैं वो फिर से रिटर्न मिल जाते हैं. Thus, the letter of credit makes the accounting transaction trustworthy. यानी इसके हिसाब से इससे क्या होता है कि जो बैंक है वो कस्टमर के लिए और कस्टमर के लिए बैंक, ये दोनों एक दूसरे, जो दोनों बैंक है वो एक दूसरे को उतना ही ट्रस्ट करते हैं. द बैंक अर्न्स इनकम इन द फॉर्म ऑफ कमीशन बाय ऑफरिंग दिस सर्विस. अब ये जब सर्विस वो देते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट किसी भी कस्टमर को, तो इससे क्या होता है उनको एक कमीशन मिलता है, वही उनके लिए क्या हो जाता है, एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है. देन फोर्थ इज टू इशू ट्रैवलर चेक्स. इन प्रेजेंट टाइम more and more people have started traveling. People have started getting travelers check in order to prevent themselves in losing their cash or getting it stolen during their travel within country or abroad. अब कभी कभी अब ये जो फैसिलिटी है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी एक से ज़्यादा लोग जो है एक कंट्री से दूसरी जगह पर जाते हैं, ट्रैवलिंग इतना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो उनको कैश जो होता है वो उनका खो जाता है या फिर किसी ने चोरी कर ली होती है, तो ये सब प्रॉब्लम होता है, वो कंट्री विद इन अ कंट्री और या फिर अब्रॉड. द होल्डर्स ऑफ ट्रैवलर चेक कैन विड्रॉ मनी थ्रू द चेक फ्रॉम अनदर आउट स्टेशन बैंक और फ्रॉम अ फॉरेन बैंक ब्रांच बाय साइनिंग एज पर हिज स्पेसिफिक सिग्नेचर. अब जो ये ट्रैवलर चेक्स उनको दिया जाता है वो कभी भी कहीं पर किसी भी बैंक में जाके ये जो बैंक है उसका जो फैसिलिटी है वो ले सकते हैं. बस सिर्फ उनको अपनी जो साइन होती है वो सिग्नेचर करेंगे तो उसकी जगह पर जो चेक के थ्रू जो मनी है उनको दे दिया जाएगा. दिस चेक इज़ वेरी रिलायबल एंड ट्रांसफरेबल. ये बहुत ही ईजी है और सेकेंड थिंग ये किसी को भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, आपको नहीं चाहिए तो आप किसी और को दे सकते हो. The use of traveler's check has decreased as the facility of ATM has become widespread. अब ये पहले हुआ करता था जब ATM कार्ड नहीं था या फिर ATM फैसिलिटीज़ नहीं थी, तब ये जो ट्रैवलर्स चेक है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है. पर अब ATMs के आने के बाद इस जो ट्रैवलर चेक की जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत ही कम हो चुकी हैं. अब यहाँ सर्विस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट. Demand draft is a check written by a bank in favor of branch of the same bank. अब ये एक ऐसा चेक होता है जो उसी बैंक को अपने ही दूसरे किसी बैंक के ब्रांच में भेजना हो. The name of a person is mentioned in the demand draft and अब सर्विस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट यानी क्या. डिमांड ड्राफ्ट इज़ अ चेक रिटन बाय बैंक इन फेवर ऑफ द ब्रांच ऑफ द सेम बैंक. जैसे कि स्टेट बैंक है, उन्होंने ये चेक इशू किया है पर उनके दूसरे, जैसे कि एक पोरबंदर में ब्रांच है वैसे ही एक राजकोट में होगा, वहाँ पर जो ये सेम चेक वो भेजते हैं उसे ही डिमांड ड्राफ्ट कहा जाता है. द नेम ऑफ द पर्सन इज मेंशन इन द डिमांड ड्राफ्ट एंड an order is issued to pay the amount to the person whose name is written on the draft. अब जो नाम वहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट में लिखा होगा उसी को ही ये पैसे मिलेंगे. देन ड्राफ्ट इज अ सिक्योर मीडियम वाइल सेंडिंग मनी टू पर्सन और फॉर्म. अब ये बहुत ही ईजी एक मीडियम है जिससे इजीली एक पर्सन से दूसरे फॉर्म तक, यानी फॉर्म की यानी यहाँ पर बैंक की बात की गई है, इजीली थ्रू वन बैंक टू दूसरे बैंक में हम पैसे भेज सकते हैं. द पर्सन ऑफ द फॉर्म डिजायरेबल टू सेंड मनी fills in the certain form and request the bank to issue the draft. अब वो कुछ फॉर्म्स होते हैं उनको फिलअप करते हैं, उसके बाद जो रिक्वेस्ट है, जो बैंक है वो उनकी जो रिक्वेस्ट होती है
issued the draft वो कर देते हैं. On the basis of this request, the bank writes the name of the receiver of the money on the draft and orders its branches or its associate bank to pay the amount. अब वो ऑर्डर कर देते हैं दूसरे ब्रांच को कि ये जो पर्सन आएगा आपके पास, आप उनको ये जो मनी है उनको वो आप दे देना. The sender pays the bank not only the amount mentioned in the draft but also the commission for the same. अब वो उनको एडिशनल कमीशन भी देते हैं कि ये जो आपको ये आप उसके पास से डिपॉजिट दे रहे हो, उसके बाद आप उसके पास से क्या ले लोगे, आपके जो एडिशनल कमीशन जो आपको दिए गए हैं वो भी उसके पास से कलेक्ट कर लेना. इफ़ द बैंक इशू सच ड्राफ्ट विच कैन बी एनकैश्ड इन इट्स ओन टाउन देन इट इज़ कॉल्ड पे ऑर्डर. अब वो वहीं पर अपने ही सिटी में दूसरे ब्रांच में वो देते हैं, एनकैश करते हैं यानी कैश में कन्वर्ट करवाते हैं, तब उसे पे ऑर्डर कहा जाता है.